30 अप्रैल 1945 को हिटलर की डेथ के ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद जर्मनी सरेंडर कर चुका था, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 अभी तक खत्म नहीं हुआ था। वो खत्म हुआ जब यूएसए ने जापान पे गिराए 2 न्यूक्लियर बॉम्ब्स। 6 और 9 अगस्त को गिराए गए इन बॉम्ब्स के कुछ ही हफ्तों बाद जापान ने भी सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 ऑफिशियली खत्म। लेकिन दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स रही यूरोपियन कंट्रीज का सूरज अब ढल चुका था। वॉर में दुनिया ने जितने सोल्जर्स खोए थे उससे कहीं ज्यादा खोए थे सिविलियंस। हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब्स को ही ले लीजिए, इन सिटीज में भी सोल्जर से कहीं ज्यादा जाने सिविलियंस की गई थी। यूरोप का हाल भी कुछ ऐसा ही था। जेनोसाइड, अकाल, कत्लेआम और बॉम्बिंग की वजह से ये शहर कब्रिस्तान बन चुके थे। यूरोप के तकरीबन सारे बड़े शहर इस बॉम्बिंग से फ्लैट हो चुके थे और ऐसा नहीं था कि वॉर खत्म होते ही सब ठीक हो गया, क्योंकि इतने साल चली वॉर के बाद यूरोपियन गवर्नमेंट्स बैंकरप्ट हो चुकी थी। लोगों के पास ना रहने को घर थे और ना पेट भरने के लिए खाना। गवर्नमेंट्स के पास जो थोड़े बहुत फॉरेक्स रिजर्व थे वो सब खत्म हो जा रहे थे फूड इंपोर्ट करने में। यूरोपियन कंट्रीज के बीच ना ही तो कोई आपसी ट्रेड था और ना ही इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा। ऐसे में सवाल ये था कि यूरोप को अपने पैरों पे फिर से कैसे खड़ा किया जाए। लेकिन पावर का खेल है ही कुछ ऐसा कि एक प्लेयर जाता है तो दूसरा आता है उसकी जगह लेने के लिए। वॉर के बाद इस खेल के नए खिलाड़ी थे यूएसए और सोवियत यूनियन। अब इस पूरी सिचुएशन को जरा यूएसए की नजर से देखिए। यूरोप जैसी बड़ी मार्केट यूएसए के एक्सपोर्ट्स के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन हो सकती थी, लेकिन यूरोप तो अपने लोगों को खाना तक नहीं दे पा रहा था। और ट्रेड की बात छोड़िए, यूएसए से बेसिक जरूरतों का सामान इंपोर्ट करने में भी यूरोप का ट्रेड डेफिसिट हर दिन बढ़ रहा था। सालों से चली आ रही वॉर, अनएम्प्लॉयमेंट और खाने तक की कमी के बाद लोगों में यूरोप के फ्यूचर को लेकर ज्यादा उम्मीद नहीं बची थी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के इस माहौल में इटली और फ्रांस जैसी यूरोप की मेजर इकोनॉमीज में कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी। एक तरफ यूरोप के बिगड़ते हुए हालात यूएसए के ट्रेड के लिए बुरे थे, तो दूसरी तरफ यूरोप में कम्युनिज्म के फैलने का डर भी था। हालांकि अभी तक यूएसए और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर शुरू नहीं हुआ था, लेकिन यूएसए के लिए ये तो क्लियर हो चुका था कि उन्हें यूरोप में कुछ तो करना होगा। और यूएसए का रिस्पॉन्स, मार्शल प्लान, एक ऐसा प्रोग्राम जिसका फोकस था यूरोप की रिकवरी पे। इस प्लान के अंडर यूएसए ने यूरोप को दी $13 बिलियन की इकोनॉमिक एड, तकरीबन $170 बिलियन आज के हिसाब से, जिसका मेजर शेयर गया यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसी कंट्रीज को। तो क्या इस प्रोग्राम ने सच में यूरोप की रिकवरी में मदद की और क्या इससे यूरोप की इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइज हो पाई, या ये प्रोग्राम सिर्फ यूरोप को सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस से दूर रखने के लिए बनाया गया था? अब इन सवालों के लिए तो काफी डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन एक चीज जिस पर सब अग्री करते हैं कि ये प्रोग्राम आज तक यूएसए की बेस्ट फॉरेन पॉलिसीज में से एक था। ये शुरुआत थी यूरोप में यूएसए के इन्फ्लुएंस की, जिसका असर यूरोप में आज तक दिखाई देता है। इस वर्ड को जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन्फ्लुएंस का ये खेल वीडियो में आगे भी चलेगा। अब यूएसए उस टाइम की राइजिंग पावर था जिसने मार्शल प्लान का यूज किया अपने ट्रेड और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए। लेकिन आज की राइजिंग पावर है चाइना, और किसी भी राइजिंग पावर की तरह चाइना भी अपने ट्रेड और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए चाइना काम कर रहा है एक ऐसे प्रोजेक्ट पे जिसे अक्सर यूएसए के मार्शल प्लान से कंपेयर किया जाता है। इस प्रोजेक्ट को आप बेल्ट और रोड या वन बेल्ट वन रोड के नाम से जानते होंगे, लेकिन चाइना के इस प्रोजेक्ट का साइज और इन्वेस्टमेंट कहीं बड़े हैं मार्शल प्लान से। $13 बिलियन की लागत वाला मार्शल प्लान, जहां मेनली यूरोप पे फोकस था, वहीं $1 ट्रिलियन का चाइना का बेल्ट एंड रोड कवर करेगा ऑलमोस्ट पूरी दुनिया को। इस प्रोजेक्ट के साइज का आइडिया आप इसके इकोनॉमिक कॉरिडोर से लगा सकते हैं। एंशिएंट सिल्क रोड के बेसिस पे बनने वाले चाइना के इस प्रोजेक्ट के होंगे 2 पार्ट्स, बेल्ट और रोड। इन नामों के लिटरल मीनिंग पे मत जाइए, क्योंकि बेल्ट के अंदर जहां लैंड पे होंगे 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर, वहीं रोड का मतलब है मैरीटाइम कॉरिडोर। अब इन कॉरिडोर्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इन प्रोजेक्ट्स के अंडर आपको साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप तक का कवरेज मिलेगा। इनफैक्ट पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे नेबर्स भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, लेकिन भारत नहीं। और इसका रीजन चाइना के बेल्ट इनिशिएटिव के 6 में से एक कॉरिडोर, जो कि चाइना के शिनजियांग रीजन से निकल के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान से होता हुआ खत्म होता है पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पे। अब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से निकलने वाली इस कॉरिडोर को भारत एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन ये कॉरिडोर ही अकेला कंसर्न नहीं है इंडिया के लिए। मैरीटाइम कॉरिडोर्स के अंडर इंडियन ओशन रीजन में चाइना के पास डिफरेंट कंट्रीज की टोटल 17 पोर्ट्स का कंट्रोल है। इनमें से कुछ पोर्ट्स ड्यूअल पर्पस पोर्ट्स हैं, मतलब ट्रेड और मिलिट्री दोनों के लिए। इन 17 में से 7 जहां पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे इंडिया के पड़ोसी देशों में है, वहीं 3 हैं इंडियन ओशन रीजन में पड़ने वाले चोक पॉइंट्स पे। चोक पॉइंट्स मतलब एक ऐसा एरिया जहां अगर कुछ गड़बड़ हुई तो ग्लोबल ट्रेड की सांसें रुक जाएं। दुनिया का 80% ऑयल ट्रेड इन्हीं चोक पॉइंट से होकर निकलता है, और इंडिया का तो ऑलमोस्ट सारा ऑयल ट्रेड इन्हीं पॉइंट से आता है। अब अगर
आप इस मैप को जूम आउट करके देखेंगे, आप समझ सकते हैं इंडिया के चारों तरफ चाइना की बढ़ती प्रेजेंस। चाइना के साथ खराब होते रिलेशंस इंडिया के लिए इस पूरी सिचुएशन को और भी खराब बना देते हैं। एक तरफ चाइना जहां पूरी दुनिया में अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के ऐसे एफर्ट्स का कोई रिजल्ट नहीं आया अभी तक। जैसे कि ईरान से होता हुआ इंडिया को रशिया से कनेक्ट करने वाला नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अभी इंडिया को रशिया से ट्रेड करने के लिए क्रॉस करना पड़ता है सुएज कनाल और ऑलमोस्ट पूरे यूरोप को। और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की वजह से इंडिया की सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। इन सब चैलेंजेस का सॉल्यूशन था नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये ना सिर्फ 40% छोटा है बल्कि 30% सस्ता भी। ये कॉरिडोर इंडिया को ना सिर्फ रशिया से कनेक्ट करेगा बल्कि यूरोप और रिसोर्स रिच सेंट्रल एशियन कंट्रीज से भी। और ऐसा नहीं है कि इस कॉरिडोर पे काम बंद हो गया है। इंडिया जहां इस कॉरिडोर के अंडर ईरान के चाबहार पोर्ट पे काम कर रहा है, तो वहीं रशिया $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है ईरान के रस्ट अस्त्रा रेल लिंक में, जो कनेक्ट करेगा ईरान को अजरबैजान के साथ। इनफैक्ट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद से तो रशिया के लिए कॉरिडोर पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। लेकिन इस सब के बावजूद इस कॉरिडोर पे प्रोग्रेस बहुत ही स्लो है, क्योंकि रशिया और ईरान दुनिया की सबसे ज्यादा सैंक्शन कंट्रीज हैं। इस वजह से ईरान में कोई इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता। और रशिया के लिए भी सैंक्शंस और यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट के बाद इन प्रोजेक्ट्स को फंड करना कोई आसान काम नहीं है। इस कॉरिडोर का दूसरा बड़ा कंसर्न है सबसे छोटा लेकिन इंपॉर्टेंट पार्टनर अजरबैजान। आर्मेनिया के साथ चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बाद से ही अजरबैजान के रिलेशंस रशिया और ईरान के साथ खराब होते जा रहे हैं। और सच्चाई ये है कि 23 साल पहले शुरू हुए इस कॉरिडोर पे काम खत्म कब होगा ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन पिछले 23 सालों में दुनिया काफी बदल चुकी है। कुछ रास्ते बंद हुए हैं तो कुछ नए रास्तों पे काम चल रहा है। भारत की तरफ से ऐसा ही एक दूसरा अटेम्प्ट है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया को यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, इटली और फ्रांस के जरिए पूरे यूरोप से कनेक्ट करने वाले इस नए कॉरिडोर को अनाउंस किया गया G20 समिट के दौरान। लेकिन इस कॉरिडोर की अनाउंसमेंट के साथ आए ढेर सारे सवाल कि क्या इंडिया और यूएस चाइना के बेल्ट एंड रोड को काउंटर करने के लिए इस कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं। और जब ये कॉरिडोर इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच है तो इसमें यूएसए का क्या रोल, इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। और अगर इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के बीच ये कॉरिडोर अब बनेगा तो फिर आज तक इंडिया इन कंट्रीज के साथ ट्रेड कैसे करता आया है। और अगर ऐसा कोई ट्रेड रूट पहले से है तो फिर एक नए कॉरिडोर की जरूरत ही क्या है। अब इन सवालों के जवाब जानने से पहले ये समझ लेते हैं कि इस कॉरिडोर का रूट क्या होगा। मिडिल ईस्ट के थ्रू इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करने वाले इस कॉरिडोर के होंगे दो पार्ट। ईस्टर्न कॉरिडोर जो इंडिया को कनेक्ट करेगा गल्फ कंट्रीज से, और नदर्न कॉरिडोर जो गल्फ कंट्रीज को कनेक्ट करेगा यूरोप से। और ये दोनों पॉइंट्स कनेक्ट होंगे यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन और इजराइल के थ्रू एक रेल लिंक से। लेकिन इंडिया तो ऑलरेडी कनेक्टेड है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज से, और यूरोप से भी इंडिया ट्रेड करता है सुएज कनाल के थ्रू। तो फिर ये नया कॉरिडोर क्यों। अब देखिए, अब चाइनीज प्रेजेंस को एक बार के लिए भूल भी जाइए, लेकिन सुएज कनाल के साथ और भी बहुत सारे रिस्क जुड़े हैं। सुएज कनाल एक चोक पॉइंट है ग्लोबल ट्रेड के लिए। ये ना तो ज्यादा गहरी है और ना ज्यादा चौड़ी। इसके छोटे साइज का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, दो बड़ी शिप्स साइड बाय साइड इस कनाल को क्रॉस भी नहीं कर सकती। और अगर गलती से कोई गड़बड़ हुई सुएज कनाल में तो ग्लोबल ट्रेड अपने घुटनों पे आ जाएगा। और ये कोई फिक्शन नहीं है, ऐसा पहले हो चुका है। जब 2021 में एवर गिवन नाम के एक शिप ने इस कनाल को 6 दिन तक ब्लॉक करके रखा था। और ये नया कॉरिडोर इंडिया को ना सिर्फ इस रिस्क से बचा सकता है बल्कि एक सुएज कनाल के रूट से 40% तेज भी होगा। लेकिन स्पीड ही इकलौता रीजन नहीं है इस कॉरिडोर के लिए, क्योंकि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का इंपॉर्टेंस एक रास्ते से बढ़ के कहीं ज्यादा होता है। अब जरा इस कॉरिडोर में पार्टिसिपेट कर रहे रीजन को देखिए। इस रीजन में दुनिया का ऑलमोस्ट हाफ ट्रेड होता है और दुनिया की तकरीबन 40% आबादी इस रीजन में रहती है। और ये कॉरिडोर सिर्फ कंटेनर्स को ही शिप नहीं करेगा। इस कॉरिडोर में प्लान किया गया है इलेक्ट्रिसिटी और डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए केबल्स को, और उसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए पाइपलाइन भी। इस रीजन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इस पूरी रीजन के साथ इंडिया का ट्रेड काफी बैलेंस्ड है। जैसे कि सऊदी अरब इंडिया सऊदीज का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वही सऊदी इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और ये ट्रेड हर साल बढ़ ही रहा है। ऐसा ही कुछ हाल एनर्जी सेक्टर का भी है। सऊदी अरब इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी सप्लायर है और इंडिया की जरूरत का काफी क्रूड ऑयल और एलपीजी सऊदी अरब से ही आते हैं। इनफैक्ट आने वाले सालों में सऊदी अरब इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला है। सऊदी जैसी कहानी यूएई की भी है। पिछले साल सऊदी के साथ इंडिया का टोटल ट्रेड जहां $52 बिलियन था, वहीं यूएई के साथ ये नंबर था
$75 बिलियन। सऊदी जहां इंडिया का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो यूएई तीसरा और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन भी। इनफैक्ट इंडिया में आने वाली फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा यूएई से ही आता है और इन दोनों ही कंट्रीज के साथ इंडिया लोकल करेंसीज में भी ट्रेड करने वाला है। यूएई और सऊदी अरब के अलावा इस कॉरिडोर की एक और मेजर इकोनॉमी है इजराइल। इंडिया और इजराइल के अच्छे ट्रेड और ओवरऑल रिलेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे किसी डेटा पॉइंट की जरूरत नहीं है। अब इंडिया जिस स्पेस पे मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आने वाले टाइम में ये कॉरिडोर एक आइडियल प्लेस हो सकता है इंडिया से ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए, जो फ्यूचर में इंडिया को एनर्जी बायर से एनर्जी सप्लायर में पोजीशन कर सकता है। और इस कॉरिडोर की हाईलाइट यानी कि इसकी स्पीड इंडियन एक्सपोर्ट्स को एफिशिएंट बनाने के साथ साथ उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव बना के ग्लोबल मार्केट में ज्यादा कंपिटिटिव बना पाएगी। अब ये तो हुए इस कॉरिडोर के फायदे, पर क्या गारंटी है कि इस कॉरिडोर की हालत नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसी नहीं होगी? वेल, जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। ये सारा खेल है पॉसिबिलिटीज का। अब नॉर्थ साउथ कॉरिडोर फेस कर रहा है दो मेजर प्रॉब्लम्स। एक तो अजरबैजान के रशिया और ईरान के साथ खराब होते रिलेशंस, और दूसरा सैंक्शंस की वजह से ईरान और रशिया की तरफ से फंडिंग की कमी। और अगर इन सेम इश्यूज के पैमाने पे आप इस नए कॉरिडोर को टेस्ट करेंगे तो पाएंगे कि हिस्टोरिकली इजराइल के रिलेशंस भी अच्छे नहीं रहे हैं गल्फ कंट्रीज के साथ, लेकिन इस कॉरिडोर में पड़ने वाली तीनों अरब कंट्रीज के साथ इजराइल के रिलेशंस आज काफी बेहतर पोजीशन में है। जॉर्डन के साथ इजराइल ने पीस ट्रीटी ऑलमोस्ट 30 साल पहले साइन की थी, और 2020 में यूएई के साथ साइन किए गए अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद दोनों कंट्रीज में डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस भी ओपन हो चुके हैं। कुछ ऐसे ही डील पे काम चल रहा है सऊदी अरब के साथ। ये बात खुद सऊदी अरब के प्रिंस ने एडमिट की है। कॉरिडोर में पड़ने वाली इस रीजन की कंट्रीज ना सिर्फ इकोनॉमिकली स्टेबल हैं, बल्कि उनके आपसी रिलेशंस भी हर साल इंप्रूव ही हो रहे हैं। अच्छे रिलेशंस और एक स्टेबल इकोनॉमी सबसे जरूरी फैक्टर्स हैं बिजनेस के लिए। अब जहां नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में दूसरा इशू है फाइनेंसिंग का, वही इस नए कॉरिडोर में सिचुएशन इसकी ठीक उल्टी है। हालांकि अभी तक इस कॉरिडोर का फाइनल रूट डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन इसके लिए कंसीडर की जा रही पोर्ट्स और रेलवे लाइंस का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी काफी हद तक रेडी है। जैसे कि इंडिया की वेस्टर्न कोस्ट पे कंसीडर की जा रही 3 पोर्ट्स। अब ये पोर्ट्स ना सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी पोर्ट्स में से एक है, बल्कि ये वेल कनेक्टेड भी है दिल्ली से। अब इन 3 पोर्ट्स को यूएई और सऊदी अरब की टोटल 5 पोर्ट से कनेक्ट किया जा सकता है, लेकिन जो पार्ट कंप्लीट नहीं है वो है अरब कंट्रीज को कनेक्ट करने वाला रेलवे कॉरिडोर। इन कंट्रीज ने रेलवे कनेक्टिविटी पे आज तक इतना फोकस नहीं किया है, इसलिए ये आज तक इतनी वेल कनेक्टेड नहीं है। पर ये सब तेजी से चेंज हो रहा है। पूरे यूएई को क्रॉस करके सऊदी की बॉर्डर तक जाने वाला एतिहाद रेलवे प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेज 2 में चल रहा है। अब इस कॉरिडोर के अंडर कंसीडर की जा रही सऊदी की पोर्ट्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं जॉर्डन की बॉर्डर तक। जो मिसिंग लिंक है वो है सऊदी से यूएई तक और जॉर्डन को क्रॉस करके इजराइल की हाइफा पोर्ट तक। ये हाइफा पोर्ट ना सिर्फ ऑपरेशनल है, बल्कि इसका कंट्रोल है इंडिया के अडानी ग्रुप के पास। इजराइल के इस पोर्ट के बाद बारी आती है यूरोप से कनेक्ट करने की, जिसके लिए कंसीडर किया जा रहा है ग्रीस, इटली और फ्रांस को। ये तीनों पोर्ट्स ना सिर्फ ऑपरेशनल हैं, बल्कि यूरोप की सबसे बड़ी पोर्ट्स में से एक है। कुल मिला के जियोपॉलिटिक्स से लेके ट्रेड तक के सारे बॉक्सेस को टिक करता है ये कॉरिडोर। इसलिए जियोपॉलिटिक्स से तो शायद ये कॉरिडोर बच जाए, लेकिन जिस एक चीज से ये कॉरिडोर नहीं बच सकता वो है इसका चाइना के बेल्ट एंड रोड से कंपैरिजन, जो कि कितना सही है उसका अंदाजा आप इस प्रोजेक्ट के साइज से ही लगा सकते हैं। इनफैक्ट चाइना का बेल्ट एंड रोड प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के मामले में ऑलरेडी 1 डेकेड आगे है। इस कॉरिडोर को बेशक चाइना के बेल्ट एंड रोड का कंपटीटर बताया जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि चाइना की प्रेजेंस इस कॉरिडोर में भी है। यूरोप से कनेक्ट करने के लिए कंसीडर की जा रही ग्रीस की पोर्ट को चाइनीज कंपनी ही कंट्रोल करती है और यूएई के एतिहाद रेल कॉरिडोर की कंस्ट्रक्शन में भी चाइनीज कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। पर ये खेल इतना छोटा भी नहीं है। अब अगर आपने शुरुआत में ध्यान दिया हो तो इस नए कॉरिडोर में पार्टिसिपेट कर रही कंट्रीज में से एक है यूएसए, जिसका इस कॉरिडोर के एक्चुअल रूट से कुछ लेना देना ही नहीं है। तो फिर यूएसए क्या कर रहा है इस प्रोजेक्ट में? जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बस एक रास्ता भर नहीं है, ये एक तरीका भी है अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने का, जो कि यूएसए ने अपने मार्शल प्लान के साथ किया था और चाइना अपने बेल्ट एंड रोड के साथ कर रहा है। अब चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए यूएसए और G7 कंट्रीज ने 2022 में लॉन्च किया एक नया फंड, जिसका मेन गोल है डेवलपिंग कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने का। ये नया कॉरिडोर G7 कंट्रीज के इस नए इनिशिएटिव का ही पार्ट है। यूएसए इस कॉरिडोर के लिए कितनी फंडिंग देगा, ये देगा भी या नहीं,
इसकी डिटेल्स तो आने वाले टाइम में क्लियर होंगी, लेकिन फंडिंग के अलावा भी यूएसए का इंपॉर्टेंट रोल है इस कॉरिडोर के लिए, और वो है डिप्लोमेसी। क्योंकि बात चाहे इजराइल और यूएई के बीच साइन किए गए अब्राहम अकॉर्ड्स की हो या सऊदीज और इजराइल के बीच चल रही नेगोशिएशंस की, यूएसए इन सब डिस्कशंस का हिस्सा है ताकि यूएसए अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन कर सके इस पूरे रीजन में। भारत और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, स्पेशली वो कंट्रीज जो या तो चाइना के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं है या फिर दूसरा ऑप्शन चाहती है, जैसे कि G7 कंट्रीज में से एक इटली, जो हिस्सा था चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का, क्योंकि उनके पास ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं थे। पिछले 10 साल में 3 बार रिसेशन झेल चुके इटली को सख्त जरूरत थी फॉरेन फंडिंग की, जो कि उन्हें उम्मीद थी कि चाइना से मिलेगी, लेकिन BRI ज्वाइन करने के बाद इटली में चाइना की इन्वेस्टमेंट पहले से भी कम हो गई। इनफैक्ट दूसरी यूरोपियन कंट्रीज जो BRI का पार्ट नहीं थी, उन्हें चाइना से ज्यादा फंडिंग मिल रही थी। वही इस सेम ड्यूरेशन में इटली से चाइना को एक्सपोर्ट्स तो कुछ खास नहीं बढ़े, लेकिन चाइना के इटली को एक्सपोर्ट्स तेजी से बढ़े। और रिसेंटली इस नए कॉरिडोर की अनाउंसमेंट के साथ ही इटली ने भी अनाउंस किया कि वो BRI का हिस्सा नहीं रहेगा। और ये इकलौती प्रॉब्लम नहीं है चाइना के BRI के साथ। एक तरफ जहां ऐसे कॉरिडोर्स में सारी कंट्रीज इन्वेस्ट करती हैं, वहीं चाइना के बेल्ट एंड रोड की मोस्टली फंडिंग्स आ रही हैं चाइना की तरफ से। इस फंडिंग में मिलने वाले लोन अक्सर काफी महंगे होते हैं, और इन लोन्स को पे ना कर पाने की सिचुएशन में इन कंट्रीज में चाइना को मिलती है पॉलिटिकल लेवरेज। और चाइना इस लेवरेज को कैसे यूज करता है, उसका एग्जांपल आपको श्रीलंका के हम्बनतोता पोर्ट में मिलेगा। ऑन टॉप ऑफ इट, चाइना के बेल्ट एंड रोड से जुड़े प्रोजेक्ट्स में चाइना पे इल्जाम लगते हैं कि चाइना उन कंट्रीज के प्रोजेक्ट्स में अपने इंजीनियर्स और वर्कर्स को जॉब देता है, जिससे वहां की लोकल पॉपुलेशन को इन प्रोजेक्ट से जनरेट होने वाली जॉब्स नहीं मिल पाती। पाकिस्तान में चाइना के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट होने वाले प्रोटेस्ट में ये इशू कई बार निकल के आया है, और ऐसे सेम केसेस अफ्रीकन कंट्रीज में भी देखने को मिले हैं। लेकिन इन सब इश्यूज के बावजूद 100 से भी ज्यादा कंट्रीज चाइना के बेल्ट एंड रोड का हिस्सा हैं, क्योंकि चाइना टेबल पे पैसा लेके आता है, और पैसे के साथ आता है इन्फ्लुएंस। इनफैक्ट IMEC में पार्टिसिपेट कर रहे यूएई और सऊदी अरब भी चाइना के BRI का हिस्सा है। 10 साल पहले तक सऊदी का ट्रेड ऑलमोस्ट सेम था यूएसए और चाइना के साथ, लेकिन आज $87 बिलियन के साथ चाइना सऊदी का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और यूएसए के साथ सऊदी का ट्रेड घट के सिर्फ $25 बिलियन तक ही रह गया है। लेकिन ठीक इसी दौरान सऊदी का ट्रेड जानते हैं आप किसके साथ बढ़ा? इंडिया के साथ। इंडिया आज सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक नई अपॉर्चुनिटी के जैसा है, क्योंकि सऊदीज के साथ इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस को यूएसए यूज कर सकता है सऊदी और पूरे गल्फ रीजन को चाइना की तरफ जाने से। और इटली जैसी दूसरी सभी कंट्रीज के लिए ये नया कॉरिडोर एक फ्रेश अल्टरनेट बन सकता है। ऑल इन ऑल, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉरिडोर ट्रेड से लेके इन्फ्लुएंस तक फायदे का ही सौदा है। लेकिन क्या ये डायरेक्ट कंपटीटर है चाइना के बेल्ट एंड रोड का? शायद नहीं, पर क्या ये चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने की शुरुआत हो सकता है? बिल्कुल।